गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें देखेंगे हम ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जेबीटी कमीशन, जेओआईटी और यहाँ तक कि सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है किसी भी सेक्शन, इससे पहले हम डिस्कशन करते हैं डेली हिस्ट्री सेक्शन को, उसके बाद पॉलिटी सेक्शन आता है, उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक सेक्शन और एचपीजी के आता है कंबाइन, और उसके बाद आता है आपके पास हिंदी और इंग्लिश, और फिर आता है आपके पास साइंस सेक्शन। अगर आपने इन सेक्शनों की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी हर एक सेक्शन की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है अर्थ का, आपने ध्यान रखना है। तो ये होता है हमारे पास हाइड्रोस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इकोस्फेयर क्यों आता है, हाइड्रोस्फेयर को कहा जाता है क्योंकि हमारी अर्थ पे कितना है, 71% ऑफ वाटर है। ध्यान रखना है आपने, 71% ऑफ वाटर। और अगर पूछा जाए आपसे प्योर वाटर कितना है 71% में, ध्यान रखना है आपने 2 से 3% हमारे पास प्योर वाटर है। टोटल आपके पास वाटर में से 2 से 3% प्योर वाटर है, यानी कि जिसको आप पीने योग्य पानी मान सकते हैं। बाकी सी लेवल में इसमें ज़्यादातर वाटर कंज्यूम होता है। ध्यान रखना है आपने, इससे इतना क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वन महोत्सव संबंधित है, यानी कि वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद। तो वन महोत्सव किससे संबंधित है, ये है हमारे पास वृक्षारोपण, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आती है वन महोत्सव की। वन महोत्सव कब स्टार्ट किया गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी सेक्शन में। ये किया गया था 1992 में। ध्यान रखना है आपने, 1992 में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या हुआ था बात, इसकी स्टोरी बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या हुआ था, आपके पास अर्थ समिट 1992 में अर्थ समिट हुई थी। उसमें तो इंडिया ने क्या कस्में खाई थी, इंडिया ने कहा था कि हम क्या करेंगे, हर साल एक वन महोत्सव मनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे 1992 में क्या करेंगे, हर साल क्या करेंगे, वृक्षारोपण एक वन महोत्सव टाइप में मनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हर साल हम कुछ पेड़ लगाएंगे। और ये कब से कब तक चलेगा, ये ध्यान रखना है आपने, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में चलेगा ये वन महोत्सव। ध्यान रखना है आपने, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में ये क्या चलेगा, हमारे पास वन महोत्सव चलेगा। ये हुआ था हमारे पास अर्थ समिट 1992 में, जब अर्थ समिट हुए थे। आगे अर्थ समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें भी हम ये क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्मी कंपोस्ट इज एन। तो वर्मी कंपोस्ट कैसी है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, या टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो ध्यान रखना है आपने, कैसा फर्टिलाइजर है वर्मी कंपोस्ट, यानी कि वर्मी कंपोस्ट एक कैसी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है हमारे पास। अब बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात हुई है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या कर रही है, स्टेप क्या कर रही है गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड स्टेप उठा रही है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारे पास यानी कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर, या फिर कह सकते हैं हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो हम लैब में बनाते हैं या कहीं भी तैयार करते हैं। एग्जाम्पल हो गया यूरिया। अब बात आई है यूरिया की, तो यूरिया का फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, जो आपके पास साइंस सेक्शन में पूछा जाता है। ध्यान रखना है आपने, N2CO N2, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये और किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला है, ये आपने ध्यान रखना है, यूरिया का फॉर्मूला है। बात आई है यूरिया की फॉर्मूला डिस्कशन करें। अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। सिंथेटिक ऑर्गेनाइजर जो लैब में तैयार किए जाते हैं, कहीं पर तैयार किए जाते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया यूरिया। अब और गवर्नमेंट क्या क्यों कर रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की तरफ रुख क्यों कर रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की तरफ, यानी कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुख क्यों कर रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, इससे क्या पता है, हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कोई हेल्थ इशू आ रहा है, कोई हेल्थ इशू आ रहा है। इस कारण क्या कर रही है आपकी जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ जा रही है। जैसे केचुए की खाद, वर्मी कॉम्पोस्ट को क्या बोला जाता है, केचुए की खाद बोला जाता है। और ये आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये एक नया और फ्रेश टॉपिक है आपके लिए, मेंस एग्जाम के लिए, जो मेंस होते हैं आपके एलाइड सर्विसेज के, या फिर कोई भी एग्जाम आते हैं, जैसे नायब तहसीलदार का मेंस आपको लिखने के लिए आता है, उसमें ये पूछा जा सकता है कि क्यों वाई गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन, क्वेश्चन आ सकता है, वाई गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन वर्मी कॉम्पोस्ट, ठीक है, यानी कि सॉरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर क्यों फोकस की जा रही है इतनी बड़ी गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
एसिड रेन इज कोज्ड बाय द पॉपुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय, यानी कि एसिड रेन किस कोज बाय पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय, तो एसिड रेन किस कारण होती है, ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होती है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के बाहर से होती है। ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन में है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास N2O, ध्यान रखना है आपने। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इस गैस को जाना जाता है हमारे पास लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है आपने, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। एसिड रेन में इसका कोज काफी होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का भी, SO2 का भी काफी कोज होता है, आपने ध्यान रखना है। बात ऑप्शन में दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका फॉर्मूला होता है CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड में आप सर देखा होगा, एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है साइंस सेक्शन में कि आपके पास अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोते, आपके पास घर में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सो पाते, यानी कि जो हीटर होते हैं उनको जलाकर क्यों नहीं सो पाते, वो क्या रिलीज करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिस कारण क्या होता है आपके पास, वो क्या करती है आपके पास ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यानी कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या हानिकारक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करती है कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर, जिससे क्या हो सकती है आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आप सही प्रिकॉशन ना लें अंगीठी को या उसको बंद नहीं करें। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इससे इतना क्वेश्चन ध्यान रखना है। बात आई है लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ, ऑप्शन में दिया गया है लाइकेंस आर किसके इंडिकेटर होते हैं, लाइकेंस, तो ध्यान रखना है आपने, एयर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के, सॉइल पोल्यूशन के। अब किसके पोल्यूशन के हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन के लाइकेंस। अगर होता क्या है, मैं आपको जनरली बात करता हूँ लाइकेंस से, क्या होता क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में जब लाइकेंस की संख्या कम हो जाती है, यानी कि लाइकेंस की संख्या धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या बोला जाता है कि यहाँ का जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ही चरम सीमा पर गंदा हो चुका है, यहाँ की पोल्यूशन एयर क्या है, चरम सीमा पर गंदी हो चुकी है। अब एक इससे रिलेटेड हम करंट अफेयर का भी क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। अब बात हुई है एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन के लिए रिलेटेड क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पास पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की सबसे गंदी सिटी कौन सी है, सबसे गंदी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे गंदी सिटी कौन सी है। ध्यान रखना है आपने, वो टॉप किया है उसमें बांग्लादेश ने, बांग्लादेश की सिटी ढाका ने। ठीक है, क्योंकि अभी जर्नली एग्जाम वहाँ पर मैच हो रहे थे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के, तो वहाँ पर भी मैंने क्या देखा था कि एक्सट्रीम फोग थी, वहाँ पे एक्सट्रीम एरिया में फोग थी, जिस कारण क्या वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो इतना पोल्यूशन लेवल वहाँ पर बढ़ चुका है। अब बात एक क्वेश्चन और होता है, वो इंडिया से रिलेटेड है, वो बहुत बुरी कंडीशन है इंडिया के लिए क्लाइमेटिक चेंज के लिए। उसमें क्या था कि जो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन से किसी पर्टिकुलर एरिया में एयर पोल्यूशन से जो डेथ रेट है वो सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो हमारे इंडिया में है, अदर देन हमारी कंट्री इंडिया में है, आपने ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। अब वाटर पोल्यूशन अभी हमने डिस्कशन कर रहा है, वाटर पोल्यूशन से क्या क्या हो सकते हैं, वाटर पोल्यूशन जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाटर पोल्यूशन कोज करते हैं, एसिड रेन कोज करते हैं, ध्यान रखना है आपने। सॉइल पोल्यूशन में भी ये काम करते हैं, क्योंकि एसिड रेन क्या करेगी, सॉइल के साथ मिक्स होगी और सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगी, आपने इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्यूर, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पर अधिकतर मात्रा में बारिश होती है वहां पर क्या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहां पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपने, ये पाए जाते हैं अक्सर अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर B हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब इंडियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इंडिया में कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ध्यान रखना है आपने, मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिनको ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उन्हें कहा जाता है। यहाँ पर जो अक्सर 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, इसीलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में, और ये एवरग्रीन हमेशा हरे रहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार हो गया, वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के अलावा, और असम हो गया। बात आती है सेकंड नंबर पे ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई यानी कि शुष्क ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट। अब इनमें कहाँ से कितने रेंज तक वर्षा होती है, 51 से 151 सेंटीमीटर तक इनके इसमें रेंज में बारिश होती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, नीलगिरी नॉर्थन हिल्स रीजन, तो ध्यान रखना है आपने कहाँ पे, नॉर्थन हिल्स रीजन में पाए जाते हैं। बात आती है आपके पास थर्ड जो टाइप आता है आपके पास माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट में बारिश होती है और 201 सेंटीमीटर तक होती है, ध्यान रखना है आपने 201। और इसके एग्जांपल है नीलगिरी हिल्स में जो फॉरेस्ट पाए गए हैं, जहां पर लाल चंदन
पाया जाता है, पुष्पा भाऊ नहीं झुकेगा, वो वाली पिक्चर देखी होगी आपने, लालचंद्र कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है, और वहाँ पर 201 सेंटीमीटर बारिश होती है। बारिश होती है, और उसमें क्या होता है, इसमें आपके पास कौन सा एरिया आता है, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन भी टेम्परेट फॉरेस्ट में आता है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर आते हैं अधिकतर, ये आते हैं आपके पास वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, वेस्टर्न घाट में, मणिपुर, मिजोरम और आंध्र प्रदेश में ये आते हैं। ध्यान रखना है आपने, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ पर भी बारिश का लेवल अच्छा होता है। और लास्ट ऑप्शन है अल्पनाइन फॉरेस्ट। अल्पनाइन फॉरेस्ट जहाँ पर क्या होती है, एट टाइम बर्फ पड़ी रहती है, उन्हें कहा जाता है अल्पनाइन फॉरेस्ट। वहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। जैसे आपके पास हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ले लेते हैं, उत्तराखंड से रिलेटेड, जहाँ पर बर्फ हाई एल्टीट्यूड पे बर्फ काफ़ी होती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे नेचुरली कम होते हैं, उन्हें कहा जाता है अल्पलाइन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्बन क्रेडिट किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपने। कार्बन क्रेडिट जो हमारे पास रिलेटेड है वो है हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है आपने, क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, ध्यान रखना है आपने, 1997 में हुआ था, लेकिन जब फोर्सली यानी कि जब लागू किया गया तो कब किया गया था, 1999 में, 1999 में लागू किया गया, यानी कि इस पर साइन हुए क्योटो प्रोटोकॉल पर। और कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। बात ऑप्शन में दिया गया है रियो समिट। रियो समिट किससे रिलेटेड है, रियो समिट और अर्थ समिट एक ही के पार्ट हैं, क्योंकि जो रियो समिट हुई थी उसी में आपके पास, सॉरी अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसी में आपके पास रियो समिट ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। अब इसमें रियो समिट को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एचपीएसएससी के द्वारा। ये एजेंडा 21 के नाम से जाना जाती है। रियो समिट किस नाम से जानी जाती है, एजेंडा 21 के नाम से जानी जाती है, और ये 1992 में ही हुई थी। इसमें जो मेन फोकस था अर्थ समिट और रियो समिट का, इसमें क्या था, क्लाइमेटिक चेंज कंडीशन से रिलेटेड क्या था। जैसे कि अर्थ समिट के बाद क्या करा था, वन महोत्सव स्टार्ट किए गए थे, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, वहां पर जाकर कस्में खाई गई थी वन महोत्सव से रिलेटेड, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहां पर क्या हुआ था, 1987 में क्या हुआ था, 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था, वहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से हुआ था, मॉन्ट्रियल संधि हुई थी। उसमें क्या हुआ था, यानी कि जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही, धीरे धीरे डिप्लेशन हो रहा था, उस कारण क्या हुआ था, जो 1987 में क्या हुआ था, 16 सितंबर 1987 को वहां पर क्या कही थी कि हम ओजोन लेयर को बचाने के लिए CFC का कम यूज करेंगे, और भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हुए थे। और ये फोर्स में कब आया था, 1989 में ये फोर्स में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपने इससे इतना ध्यान रखना है। और इसी कारण क्या कहा जाता है, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है, आपने ये कुछ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से बताना है आपने कौन सी मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ध्यान रखना है आपने कौन सी मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखना है आपने कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर कैसी है, ये सभी किस कैटेगरी में आती है, ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती है। और एक और जगह इसमें SO2 भी आती है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती है, आपने नोट कर लेना है। बात आती है क्या, ओजोन लेयर की भी इसमें बात की गई। ओजोन लेयर की बात करते हैं, ओजोन का फॉर्मूला पूछा जाता है O3, ध्यान रखना है आपने, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस से रिलेटेड हमने बात कर ली है। तो नेक्स्ट, तो ये हमने डिस्कशन करे कुछ HPSSC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।